स्टूडेंट्स, आज टिश्यू से रिलेटेड जो भी टॉपिक है लीवर में उसका स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर यानी टिश्यू से संबंधित स्टडी। अब एक पॉइंट देखो कि इसमें हेपेटिक लोब्यूल नामक संरचना पाया जाता है। हेपेटिक लोब्यूल जो नाम है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसे लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट इकाई यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसे कहा जाता है। लीवर का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो हेपेटिक लोब्यूल्स है। इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, जैसे ये एक लोब्यूल्स है, ऐसा हेक्सागोनल, इसके बगल में या उसके ऊपरी हिस्से में फिर एक लोब्यूल है ऐसा, फिर और लोब्यूल्स है ऐसा। इस प्रकार से इसमें अनेक लोब्यूल्स होते हैं और इन सभी लोब्यूल्स के मिलने से जो लीवर है उसका निर्माण होता है। इन लोब्यूल्स को हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं और ये एक एक लोब्यूल्स है। इसमें से एक लोब्यूल कैसा होता है उसको विशिष्ट रूप से दिखा रहा हूँ, बाकी सब भी ऐसा ही होगा। इसमें लाखों की संख्या में हेपेटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ लोब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल या पूरा आप हेपेटिक लोब्यूल लिख सकते हो। ये कैसा होता है देखने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एक एक करके सिंपली बता रहा हूँ। देखो, इसमें ऐसे कई जंक्शंस पॉइंट्स होते हैं ऐसा। ये सभी बाहर से ग्लिसन्स कैप्सूल से बने होते हैं, यानी हेपेटिक लोब्यूल को बाहर से घेरने वाला ग्लिसन्स कैप्सूल्स होता है। तो इसके बाहर ऐसे जो आवरण इसमें बना हुआ है वो ग्लिसन्स कैप्सूल्स का आवरण है। इसे ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। क्लियर? अब ये जो है इसमें बहुत सारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ ग्लिसन्स कैप्सूल्स के लेयर इसमें होते हैं। और ये जो बाहर में ये आप आवरण देख रहे हो, इस आवरण को ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र हो गया ये पूरा ही ग्लिसन्स कैप्सूल्स हो गया। ठीक है, तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल्स के रूप में बने होते हैं। इसी को मैंने फाइब्रस फॉर्म में ऐसे दिखाया है। तो ग्लिसन्स कैप्सूल्स ये पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं। अब देखो, ग्लिसन्स कैप्सूल्स जो होता है इसका मतलब क्या हो गया कि हेपेटिक लोब्यूल बाहर से या चारों ओर से ग्लिसन्स कैप्सूल से घिरा होता है। एक एक पॉइंट बनाते भी जा रहा हूँ और इसके पॉइंट्स लिखते भी जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्लिसन्स कैप्सूल्स। ग्लिसन्स कैप्सूल, तो हेपेटिक लोब्यूल ग्लिसन्स कैप्सूल से घिरा होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल से घिरा होता है। ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल्स है यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होता है। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और उसी के द्वारा चारों तरफ जो एक छोटा सा लोब्यूल है इस लोब्यूल को चारों तरफ से घेर रखा है। यानी ये पूरा संरचना जो आप देख रहे हो ये अपने आप में एक लोब्यूल है जिसे हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। अब देखिए, इसमें आंतरिक सतह में यहाँ पर 3 प्रकार के संरचनात्मक नलिकाएं इसमें आके खुलती है। एक नलिका आप जिसके बारे में जानते हो जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो जिसको मैंने यहाँ येलो कलर से दिखाया है वो है हेपेटिक
पोर्टल वेन। और आप ये जानते हो कि इंटेस्टाइन से जब भोजन पचित होने के पश्चात जब रक्त नलिकाओं की सहायता से लीवर में प्रवेश करता है तो इंटेस्टाइन से लीवर के बीच में दो जगहों पे कैपिलरीज बनते हैं। एक इंटेस्टाइन के पास कैपिलरी बनता है और एक लीवर के अंदर आकर कैपिलरी बनता है। तो इस जो नलिका होती है जिसके द्वारा ये बने होते हैं उसको ही वेन को हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। और हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो है इसमें हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी। लेकिन याद रखना ये आर्टरी नॉर्मली शुद्ध रक्त लेकर इसमें आता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से किसी प्रकार का रीनल सिस्टम नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था रीनल पोर्टल सिस्टम वगैरह हमारे शरीर में नहीं है। और तीसरा जो होता है वो इसमें बाइल डक्ट, जो लीवर में बाइल बन रहा है वो बाइल डक्ट में थ्रू पित्ताशय में जा रहा है, तो वो है। और इसको इधर ही लिख देते हैं ताकि इसके नाम आपको आसानी समझ में आए। ये जो तीसरा इसके अंदर में गोल सा संरचना देख रहे हो इसे इंटरलोब्यूलर यानी बीच बीच में हर जगह पे है, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट कहते हैं। और बाइल डक्ट के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूँ। यानी इसमें 3 संरचनाएं हैं, ऐसा ही इसमें भी होगा। अब बाकी सब में मैं एक ही कलर से दिखा रहा हूँ, समझ लेना। तो इसमें भी ऐसे 3 संरचनाएं हैं, ऐसे ही 3 नलिकाएं इसमें भी है, 3 नलिकाएं इसमें भी है। जो भी बाह्य गोलाकार संरचना आपको दिख रहा है इन सब में इस प्रकार की 3 नलिकाएं होंगे। 3 नलिकाएं एक जगह पर होते हैं, इसलिए इसे सम्मिलित रूप से पोर्टल टाइड कहते हैं, पोर्टल टाइड कहते हैं। यानी अगर मैं इसका वर्णन करूं तो पोर्टल टाइड क्या है, तो इसमें 3 भिन्न नलिकाएं पाए जाते हैं, 3 भिन्न नलिकाएं पाए जाते हैं। कौन कौन सी नलिका? तो पहला आपने देखा हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, दूसरा हेपेटिक आर्टरी, और तीसरा इसमें इंटर लोब्यूलर बाइल डक्ट। और ये सब मिलकर के पोर्टल टाइड का निर्माण करते हैं। और इसमें जंक्शंस पॉइंट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कई संख्या में पोर्टल टाइड होंगे। इसमें मैंने 6 संख्यात्मक रूप में दिखाया है। पोर्टल टाइड जो होगा एक के अंदर में 3 होगा, ये फिक्स है। लेकिन ये जो संख्या है ये 6 भी हो सकता है, कभी कभी 7 भी हो जाता है। अब देखो उस समय हेक्सागोनल की जगह पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, अदरवाइज हेक्सागोनल ही रहते हैं, मैक्सिमम ऐसा होता है। इसके बीच में एक सेंट्रल वेन होता है बड़ा सा, तो इस बीच में जो वेन आप देख रहे हो इसे सेंट्रल वेन कहते हैं, इसे सेंट्रल वेन के नाम से पुकारते हैं, यानी केंद्रीय सीरा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी मुख्य कोशिका है, जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वो तो हेपेटिक ग्लोब्यूल पूरा है, बट लीवर की जो मुख्य कोशिका होती है उसे हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट्स कहते हैं। और ऐसे हेपेटोसाइट्स इस सेंट्रल वेन और ये पोर्टल टाइड के बीच में पाए जाते हैं। इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी पाए जाते हैं ऐसे ही, और इसके बीच बीच में गैप भी होगा, गैप भी पाए जाते हैं। और नो डाउट इसमें केंद्रक भी होगा क्योंकि ये अपने आप में एक सेल है। ऐसा जैसे यहाँ देख रहे हो ऐसा इस साइड में भी होगा, मतलब सभी तरफ होगा। ये मैंने बड़े बड़े बना दिए ताकि ये इसमें बड़े छोटे रूप में हो सकते हैं सेल के आकार के आधार पे। इधर भी है वैसे ही,
इधर भी है, और बीच बीच में गैप जरूर होगा, वैसे इधर भी है, सब तरफ होगा। ओके, इस प्रकार से सभी तरफ जो भी पोर्टल टाइड है और सेंट्रल वेन है, इसके बीच में कनेक्शन पॉइंट है। याद रखना बच्चों, ये जो एक अकेला सेल है, इस एक अकेले सिंगल सेल को यहाँ पर हेपेटिक सेल या मुख्य नाम है हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट कहते हैं। हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट जो होता है, ये मुख्य कोशिका है, लीवर का मेन सेल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हेडिंग के रूप में हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट, यह लीवर का मुख्य कोशिका है, मुख्य कोशिका है, मुख्य कोशिका है। अब इसको अगर मैं एक डायग्राम को बड़ा करके बनाना चाहूँ अलग से, तो देखो ये एक हेपेटोसाइट्स है, ये दूसरा हेपेटोसाइट्स है, ये तीसरा हेपेटोसाइट्स है, ये चौथा हेपेटोसाइट्स है। ऐसे नंबर फिक्स नहीं होगा, कितने भी हेपेटोसाइट हो सकते हैं, जो सेंट्रल वेन और पोर्टल टाइड के बीच में संधि के रूप में एक नलिका रूपी संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसा। तो ये जो आपको मैंने बाहर दिखाया है, ये अंदर ये एक छोटा सेगमेंट है, और ये एक जो सेल है, नो डाउट इसमें न्यूक्लियस होगा सब में, तो केंद्रक है। और ये जो एक सेल आप देख रहे हो, इस एक सेल को ही हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। इन सिंगल सेल हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल है, जो लीवर का कार्यात्मक या लीवर का मुख्य सेल है। और लीवर का अगर पूछा जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूप में, तो ये पूरा ही है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लीवर का पूछा जाए तो हेपेटिक लोब्यूल, लेकिन लीवर का मुख्य सेल पूछा जाए तो हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट ये मुख्य सेल है। अब बच्चों अगर आप देखो ध्यान से, तो इसके बीच में गैप है, यहाँ पर एक गैप है जो नलिका रूपी, ये गैप बाहर जा रहा है। यहाँ भी इस प्रकार से गैप है जो नलिका के जो भी द्रव्य होते हैं उसे आर पार ले जाने में हेल्प कर सकता है। ये जो गैप होता है, इस गैप को हेपेटिक कैनेलिकुली कहते हैं, हेपेटिक कैनेली, हेपेटिक कैनेलिकुली कहते हैं, यानी गैप या खाली स्थान। तो दो या दो से अधिक हेपेटोसाइट के बीच में जो गैप है, ये पूरी एक गैप जो श्रृंखला बन रही है, इस गैप को ही कैनेलिकुली कहते हैं यहाँ पर, या इसका नाम हेपेटिक कैनेलिकुली है, और ये गैप पूर्ण रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखो ये जो हेपेटोसाइट्स होता है या हेपेटिक सेल है, इसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। इसमें जो है ग्लाइकोजन, फैट, आयरन और भी पदार्थ इसमें जमा रहते हैं। तो इसके क्या क्या कार्य है देखिए। अगर हेपेटिक सेल के मैं कार्य की बात करूं कि ये क्या क्या कार्य करता है, तो देखो बच्चों, इसका पहला कार्य है यह पित्त रस का निर्माण करता है, यानी पित्त रस जो होता है बाइल जूस, उसका निर्माण यहाँ होगा। दूसरा, इस सेल में, अर्थात हेपेटोसाइट की बात कर रहा हूँ, हेपेटिक सेल में, इस सेल में ग्लाइकोजन बहुत अधिक मात्रा में जमा रहता है और आवश्यकता पड़ने पर हमारे शरीर में दोबारा उपयोग में आ जाता है। ग्लाइकोजन के अलावा फैट अल्प मात्रा में, फैट के अलावा ग्लिसरॉल के अलावा आयरन, ये सभी इसमें संचित रह सकते हैं। ये सभी इस कोशिका में संचित रह सकते हैं। यानी हेपेटोसाइटिक
सेल या हेपेटिक सेल जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये लीवर का मुख्य कोशिका है, मेन सेल है। इसके बिना लीवर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये अगर सही रूप में कार्य कर रहा है, हमारे पास लाखों की संख्या में ये सेल है, और अगर ये कार्य कर रहा है लीवर में, तो लीवर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जो भी इनके कार्य होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पित्तरस का निर्माण कर पाएगा, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, आयरन को संचित रख पाएगा और द्रव्यों के परिवहन के लिए पथ प्रदान करेगा। इसके अलावा ये जो है पथ प्रदान करता है। अब पथ प्रदान करता है किसके लिए? तो द्रव्यों के प्रवाह के लिए, द्रव्यों के प्रवाह के लिए, जो भी द्रव्य इसके पास है उस द्रव्य के प्रवाह के लिए, जैसे यहाँ से कोई द्रव्य इधर आ रहा है या इधर से कोई द्रव्य इधर जा रहा है, उसके लिए ये पथ प्रदान करता है। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो गोलाकार रूपी सबसे पहले जो होता है, यहाँ से जाकर के बाइल डक्ट प्रवेश करता है। तो ये बाइल डक्ट है जिसको मैंने अभी अभी बताया था। बाइल डक्ट के साइड में जाओगे, इधर जाओगे तो एक आपका हेपेटिक पोर्टल वेन है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन, और इधर जाओगे तो एक है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। इस प्रकार से ये सब पाए जाते हैं, लेकिन इसका अंतिम सिरा जाकर के बाइल डक्ट पे खुलेगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। और ये इस प्रकार से गोलाकार संरचनात्मक रूप में बने होंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये पोर्टल टाइड है, और ये पोर्टल टाइड में ये 3 है, और इसमें बाइल डक्ट है वो बाइल डक्ट के पास आकर ये खुलता है। तो आंतरिक हिस्से में जाकर के बाइल डक्ट में खुलेगा और बाइल डक्ट के बाद इधर वाले हिस्से तक जाएगा। यहाँ पर जो अंतिम जो किनारा है, अंतिम जो भाग है इसका, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार का लेयर होता है, उत्तकीय लेयर, इसे हैरिंग बॉडी कहते हैं। केवल ऊपर यानी बाइल डक्ट और हेपेटिक सेल जहाँ पर जुड़ते हैं उसे हैरिंग बॉडीज कहते हैं। इस सेल को यहाँ पर हैरिंग बॉडी कहते हैं। यही लिख देता हूँ, समझ लेना कि बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है ऊपर वाला, एवं हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट के संधि पर, क्योंकि यहीं पर ये मिल रहे हैं तो इसके संधि पर हैरिंग बॉडी पाए जाते हैं। इसके संधि पर हैरिंग बॉडी प्रेजेंट है, हैरिंग बॉडी इसमें प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने क्या देखा कि ये जो सेल्स आप देख रहे हो, इस सेल के जो भी पार्ट है, जो इसमें स्क्वायर बॉक्स रूपी सेल देख रहे हो, इसको हेपेटिक सेल बोलते हैं। ये भी हेपेटिक सेल है, 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 सब अपने आप में हेपेटिक सेल है। इसे हेपेटोसाइट भी बोल सकते हो, और आजकल हेपेटोसाइट का ही प्रयोग ज़्यादा होता है। और यहाँ पर 3 प्रकार के संरचनात्मक कड़ी, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, बाइल डक्ट आगे खुल रहा है। बाइल डक्ट और ये जो आकर के हेपेटोसाइट की नलिका होती है जहाँ जुड़ती है, उसके संधि स्थल पर, केवल संधि स्थल पर, इधर नहीं होगा, केवल इस जगह पे यहाँ पर होगा हैरिंग बॉडी। वो बाइल डक्ट एवं हेपेटोसाइट के संधि स्थल पर यहाँ पर हैरिंग बॉडी नामक संरचना होता है, ताकि बाइल के जो भी क्रियात्मक रूप है वो सही रूप में कार्य कर पाएँ, और यहाँ पर किसी तरह के कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस बाइल के अंदर ना पहुँच जाए, क्योंकि बाइल में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो, ये जो गैप होता है कैनलिकुली कहते हैं, यानी हेपेटोसाइट्स के मध्य गैप यानी खाली स्थान, ये हेपेटोसाइट इसके मध्य में गैप है, तो हेपेटोसाइट के मध्य गैप को कैनलिकुली या हेपेटिक कैनलिकुली कहते हैं। ये हेपेटिक कैनलिकुली इसका नाम है। क्लियर हो गया? यानी 2 हेपेटोसाइट के बीच में गैप हेपेटिक कैनलिकुली, इसके ऊपर संधि स्थल बाइल और इसके बीच में हैरिंग बॉडी, और ये नलिका, और इसमें जो सेल है वो हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल जैसे सभी प्रकार की कोशिका संरचना होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स
और बहुत प्रकार के कोशिकीय संरचनात्मक रूप के रूप में रसायन इसके अंदर होते हैं और ये अपना कार्य भली भांति कर सकता है। इसमें रीजनरेशन भी बहुत है, इसलिए लीवर अगर नष्ट हो जाए तो ये सेल अपने आप को पुनः निर्माण करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से इस सेल के कारण ही लीवर में रीजनरेशन की पावर होती है और ये अपना पुनः निर्माण कर सकता है। अब देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके बीच बीच में कहीं कहीं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत मात्रा में, कहीं कहीं 1 है, कहीं कहीं 2 है, कभी कभी 3 भी हो सकता है। ये जो लाल रंग से मैं रंग रहा हूँ ये वास्तव में क्या है, तो ये वास्तव में फैट सेल है। इसे फैट सेल कहते हैं, वसा की कोशिका, फैट सेल। और फैट सेल जो होता है इसके बीच बीच में पाए जाते हैं, यानी इनके बीच बीच में यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि फैट सेल पाए जाएं, इसे फैट सेल कहते हैं। और ये फैट सेल गल जाता है। फैट सेल यहाँ अभी है, वसा की कोशिका, थोड़े समय बाद जैसे ये कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगा तो फैट सेल से ऊर्जा लेगा तो ये फैट सेल डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में वसा लीवर में रहता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। यह एक रोग है, मैं नाम लिख देता हूँ, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, इसमें याद रखना जो लोग सामान्य से ज़्यादा शराब पीते हैं जो लोग सामान्य से ज़्यादा शराब पीते हैं उनके लीवर में अधिक वसा जमा हो जाता है, अधिक वसा जमा हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस रोग कहते हैं। लीवर सिरोसिस रोग कहते हैं। तो बच्चों अगर किसी इंसान में हद से ज़्यादा, जैसे मान लो वो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, तो जैसे ये हेपेटोसाइट के सेल्स हैं और हेपेटोसाइट्स के ये सेल्स में मान लो आज दिन भर में काम करना है और दिन भर में काम करने के लिए इसके ऊपर थोड़े बहुत वसा है वो चाहिए, तो दिन भर में काम करेगा और ये वसा यहाँ से डिज़ोल्व हो गया और ये काम आ गया। लेकिन इतना ज़्यादा शराब पिया उसने कि उस इंसान के शराब इतने ज़्यादा पीने के कारण ये जो कैनालिकुली है ये पथ बंद हो गया, इसके बाहर यहाँ जमा हो गया वसा, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया। अब ये जमा अगर हो गया इस प्रकार से, तो आप बताइए क्या जो पित्त रस है और दूसरे प्रकार के द्रव्य है क्या यहाँ से गुजर पाएंगे? क्या इसमें से ब्लड का प्रवाह होगा? क्या इसमें से लसिका का प्रवाह होगा? सब प्रवाह पथ तो बंद कर दिया, सब प्रवाह पथ बंद हो गया और साथ में इसके इस हिस्से से जो द्रव्य बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं वो भी ब्लॉक हो गया। अगर वो भी ब्लॉक हो गया तो इस कंडीशन को ही लीवर सिरोसिस कहा जाता है। और ऐसा हद से ज़्यादा लीवर में वसा जमा होने पर लीवर खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। अर्थ का मतलब लीवर तो एज इट इज बना रहता है, लेकिन लीवर के अंदर इतना वसा जमा हो जाता है कि इसे किसी मेडिसिन के द्वारा भी गलाया नहीं जा सकता, शारीरिक एक्सरसाइज के द्वारा भी गलाया नहीं जा सकता और इस प्रकार के इंसान फिर लास्ट में मौत हो जाता है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन के पावर खत्म हो जाते हैं, इन कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलता है और जो लीवर सेल मुख्य सेल है जिसका नाम हेपेटिक सेल है या हेपेटोसाइट सेल है वो नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये फैट सेल के रूप में यहाँ पर थोड़ी बहुत फैट सेल अगर रहे तो ये फायदेमंद है। आज उपयोग हुआ, वसा गल गया और ये थोड़ी बहुत रहता है, अंदर तक नहीं आता है, बाहर बाहर रहता है, अंदर आ जाए तो उसको गलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से ये फैट सेल बहुत ही लाभदायक रूप में इसको एनर्जी प्रदान करते हैं क्रिया के लिए। अब देखो बच्चों, ये जो पूरा संरचना है, ये पूरा एक पूरी नलिका की बात करें तो इस पूरी नलिका को यहाँ पर हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। हेपेटिक कॉर्ड यानी हेपेटोसाइट के नलिकाओं की जो श्रृंखला बन रही है उसे हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो नलिका स्वरूप है, पूरी नलिका, ये नलिका के पूरी स्वरूप जो बना, इस स्वरूप को ही हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। तो अब आप लिख सकते हो हेपेटिक कॉर्ड क्या है, यहाँ लिख देता हूँ।
हेपेटिक कॉर्ड। हेपेटोसाइट्स से बनी हुई नलिका रूपी संरचना, नलिका रूपी संरचना हेपेटिक कॉर्ड कहलाता है। हेपेटिक कॉर्ड कहलाता है। यानी इसमें जो बना नलिका रूपी संरचना ये पूरा हेपेटिक कॉर्ड, ऐसे ये भी हेपेटिक कॉर्ड, ये भी हेपेटिक कॉर्ड, ये भी हेपेटिक कॉर्ड, ये भी हेपेटिक, कई हेपेटिक कॉर्ड है। यानी कंप्लीट संरचनात्मक रूप, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ये पूरा ही कंप्लीट गोलाकार रूप में है। और ये कंप्लीट जो रूप है इसे ही हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। एक सेल को हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट कहते हैं और दो सेल के बीच में गैप को साइनोसॉइड्स कहते हैं, या अभी यहाँ पर हेपेटिक कैनलिकुली कहते हैं, सॉरी। और इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो गैप होता है इस गैप को साइनोसॉइड कहते हैं। साइनोसॉइड यानी आप गैप ना कह के ऐसा कह सकते हो कि लोब्यूल के अंदर, लोब्यूल के अंदर, अब ये क्या है, खाली स्थान है। तो लोब्यूल है ये पूरा और लोब्यूल के अंदर ये खाली स्थान है। तो लोब्यूल के अंदर खाली स्थान को साइनोसॉइड कहते हैं। साइनोसॉइड कहते हैं। तो लोब्यूल के अंदर जो खाली स्थान है उसे साइनोसॉइड कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये खाली नहीं है, इसमें भी बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं और एक दो नहीं कई प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर है। मैं दो तीन करके बना रहा हूं। और ये मुख्य कोशिका लीवर का पिक्यूलियर कोशिका, मुख्य नहीं कहेंगे, पिक्यूलियर विशिष्ट कोशिका, विशिष्ट नाम देंगे हिंदी में। और ये स्ट्रिप और स्ट्रिप लीवर में होगा। ये जो कुछ दूसरे कलर से मैंने इसे फोकस किया है ये बस यही है लीवर में। और इस साइनोसॉइड के क्षेत्र में गैप तो है लेकिन इसमें कुछ सेल है और इस सेल का नाम है कुप्फर सेल। कुप्फर सेल, हिंदी में कुप्फर कोशिका। कुप्फर कोशिका, ये जो कुप्फर कोशिका है ये लीवर का विशिष्ट कोशिका है। तो मैं लिख देता हूं कुप्फर सेल। यह लीवर का पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट कोशिका है। ये विशिष्ट कोशिका है, लीवर का विशिष्ट कोशिका। क्या काम है इसका? तो इसका काम तो तुम जानते हो, कई बार मैं टिश्यू के टॉपिक में नाम ले चुका हूँ। इसका काम है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन अगर लीवर में प्रवेश करता है किसी भी हानिकारक प्रकार के पदार्थ तो उसे मार देगा, उसे नष्ट कर देगा। तो ये उसका कार्य है, डिस्ट्रॉय द पैथोजन, पैथोजन को मारने का काम करेगा। तो कुप्फर सेल बार बार आता रहता है। ये कुप्फर सेल किस स्थान पर पाए जाते हैं? लीवर में। लीवर के में किसके अंदर? लोब्यूल के अंदर। लोब्यूल में किस क्षेत्र में? साइनोसॉइड क्षेत्र में। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर समझ लो कि लीवर के लोब्यूल में कुप्फर सेल है, ये पूरा लोब्यूल है। लोब्यूल में किस जगह पर? साइनोसॉइड क्षेत्र में, जो खाली स्थान है वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये विशिष्ट सेल कहते हैं इसे, पिक्यूलियर का मतलब विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर दो तीन प्रकार के सेल के नाम आ सकते हैं। अगर आता है कि लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तब तो उसका नाम लोगे हेपेटिक लोब्यूल। अगर पूछा जाए लीवर का मुख्य कोशिका कौन है, तो लीवर का मुख्य कोशिका जो मुख्य सेल है, इंग्लिश में मेन सेल, तो लीवर का मुख्य सेल कौन है? तो हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल, ये इसका मुख्य सेल है। इसके बिना लीवर कोई अस्तित्व दर्शा नहीं पाएगा। और फिर पूछा जाए लीवर का पिक्यूलियर सेल कौन सा है, तो आप बोलोगे कुप्फर सेल। तो देखो नाम के आधार पे अंतर आ रहा है। अब बच्चों देखो दूसरे कुछ प्रकार के सेल्स भी इसमें हैं। अब ये इसके अंदर में कुछ और प्रकार के सेल इसमें बिखरे पड़े हैं साइनोसॉइड में। और ये जो सेल्स हैं इसका नाम मैं कई बार ले चुका हूँ और आप जानते हो, इसका नाम मास्ट सेल। और मास्ट सेल क्या करता है? टोटीपोटेंसी एंड प्लूरोपोटेंसी। तो मास्ट सेल इसके अंदर है।
इसके अलावा इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ है इसके अंदर में। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के रूप में कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो उतने नाम नहीं लिखना है, बस मास्ट सेल का नाम आपने लिख दिया, कनेक्टिव टिश्यू का नाम लिख दिया आपने, इसमें कुपर सेल का नाम लिख दिया। तो ये कुछ प्रकार के सेल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। पिट सेल्स भी पाए जाते हैं जो इसको क्रिया को बना के रखते हैं। तो आप ज़्यादा डिटेल मत जाएं उसमें, वो नीट लेवल पे मुझे एनसीईआरटी को फोकस करते हुए उनके सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी 3 सेल याद रखिए, आवश्यकता पड़ने पर उनके एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे वो सेल हमारे अभी नहीं, आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद उसके एमबीबीएस सिलेबस में उनके पॉइंट्स आपको और पढ़ने होंगे। तो अभी आपको इतना काफ़ी है। तो देखो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी ने 3-4 नाम लिख करके उसके बारे में वर्णन कर दिया। अब उन सारे सेल्स के बारे में डिटेल में समझना होगा। जैसे एनसीईआरटी ने हेपेटिक लोब्यूल लिख दिया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, बट लोब्यूल होता क्या है वो आपने देखा। एनसीईआरटी ने इसमें कुछ कूपर सेल्स और कुछ मास्ट सेल्स के बारे में लिखा है, तो उसके बारे में तो आप जानते ही हो फंक्शनल रूप। इसमें ग्लिसन्स कैप्सूल्स के बारे में दे रखा है। तो सभी बच्चे जो भी स्टडी कर रहे हो सबके पास एनसीईआरटी के बुक होने चाहिए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप एनसीईआरटी बुक से एक बार मिला लें। और राजस्थान बोर्ड के किताब से बहुत ज़्यादा बढ़कर इसमें बताया जा रहा है, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। तो सारे पॉइंट्स इसमें आपको नोट करने हैं, समझने हैं। तो ये लगभग हो गया। अब मैं इसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, समझ लो। लीवर का हिस्टोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हेपेटिक लोब्यूल जो है वो लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर। दूसरा, इसमें एक लोब्यूल मैंने बताया, जो लोब्यूल यहाँ पर मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल, ये जनरली हेक्सागोनल रूप में यहाँ दिखा रहे हैं, हेक्सागोनल, कभी कभी पॉलीगोनल भी हो जाता है। तो हेक्सागोनल या कभी कभी पॉलीगोनल रूप में भी ये देखने को मिलता है। तो ये हेक्सागोनल रूप में है। इसमें जो गोल गोल संरचना आप देख रहे हो इसमें 3 नलिकाएं, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास 3-3 नलिकाएं। और ये जो 3 नलिकाएं हैं इसमें एक नाम है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। इन तीनों को मिलाकर पोर्टल टाइड कहते हैं। क्लियर। अगर इन नलिकाओं को आप देखना भी चाहो तो इस नलिकाओं से मान लो इस प्रकार के 3 कलर में मैंने नलिकाओं को दिखा रहा हूँ, और यहाँ से सपोज बाइल के लिए ये नलिका इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। अगर बात करें और फिर इसके अंदर से वो बाइल डक्ट तक चला जा रहा है पित्त के, फिर यहाँ से बात करें आर्टरी के रूप में, तो ये आर्टरी इस प्रकार से बाहर जा रहा है। अगर मैं इसमें इस हेपेटिक पोर्टल वेन की बात करूं तो आपको तो पता ही है इंटेस्टाइन से भोजन लेकर के लीवर में आ रहा है। तो इस प्रकार के नलिकाओं का जो ग्रुप होता है, जो वर्क करता है, उसी वर्क को मैंने यहाँ पर इस रूप में टीएस के रूप में दिखाया है। तो एक ग्लोब्यूल का टीएस फॉर्म है। अब देखो इसमें सबसे मुख्य कोशिका जो लीवर का है वो कौन है, तो वो है हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट्स। इसको मैंने अलग से भी दिखाया है। ये अपने आप में एक एक हेपेटिक सेल है या हेपेटोसाइट्स है। इसमें ग्लाइकोजन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के रूप, आयरन संचित रहते हैं, और ये पित्त रस का भी निर्माण कर सकता है। इसके अंदर ही पित्त रस का निर्माण होता है जो बाद में पित्ताशय में इस बाइल डक्ट के थ्रू चला जाता है। अब हम बात करें तो इसके ऊपर कुछ फैट सेल्स भी होते हैं। दो के बीच में, दो हेपेटोसाइट के बीच में जो गैप है, इस गैप को कैनलिकुली कहते हैं। यहाँ से द्रव्य प्रवाह होता है, और द्रव्य प्रवाह होने के दौरान ये जो बाइल डक्ट है और ये जो हेपेटिक सेल है, इस संधि स्थल पर हैरिंग बॉडी पाए जाते हैं। बाकी हैरिंग बॉडी पूरे में नहीं होगा। हैरिंग बॉडी एंजाइमेटिक रिएक्शन को रोकता है, बाइल में कोई एंजाइम प्रवेश नहीं करता, बाइल में कोई एंजाइम होता भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के स्थान हैं। ये जो इसमें खाली स्थान है, इस खाली स्थान को साइनोसॉइड कहते हैं। ये भी साइनोसॉइड है ऐसे, और साइनोसॉइड के बीच में इसमें कुछ सेल पाए जाते हैं बिखरे हुए। ये सेल जो होते हैं इसको कुपर सेल कहते हैं। कुपर सेल के अलावा इसमें मास्ट सेल होते हैं। मास्ट सेल के अलावा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लसिका ग्रंथि होते हैं, इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। और इसमें ये जो एक पूरा नलिका का संरचनात्मक कड़ी बन रहा है, इस कड़ी को हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं।
तो नलिका का संरचनात्मक कड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना कह लो, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी संरचना कह लो, यानी हेपेटोसाइट के मिलने पर जो एक संरचनात्मक नलिका बनती है उसको हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। और इसमें हेपेटिक कॉर्ड्स बहुत सारे हैं जितने आप संरचनात्मक रूप में देख रहे हो, और बीच का जो वेन होता है इसे सेंट्रल वेन कहते हैं। तो सेंट्रल वेन और इनके बीच में कनेक्शन होता है, और जैसे ये यहाँ पर है ऐसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक पूरा श्रृंखला बन जाता है, और इस श्रृंखला में जो है द्रव्य का प्रवाह आसानी से होता है। फिर एक बात मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा रूप में बताया कि अगर कोई इंसान बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता है तो उसी इंसान में लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, और इस समय जो कैनालिकुली होता है इसके ऊपर का जो हेपेटोसाइट के ऊपर का जो एरिया होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाता है। देखो वसा पेट के क्षेत्र में जमा हो तो गलाया जा सकता है एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन लीवर के अंदर जमा हो जाए तो लीवर में जनरली बॉडी के एक्सरसाइज के दौरान जो भी आप ऊर्जा व्यय कर रहे हो वो लीवर से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसलिए लीवर से डिस्ट्रॉय नहीं होने के कारण ये लीवर नष्ट हो जाता है, दवाई से भी गलाना मुश्किल होता है। इसीलिए अधिक मात्रा में शराब पीने वाले लोगों के लीवर के अंदर में वसा जमा होने के बाद लीवर खराब हो जाता है, इसे लीवर सिरोसिस नामक रोग कहते हैं। तो ये मैंने आपको हिस्टोलॉजी बताया कैसे होता है। अब इसके आगे बाइल या पित्त रस का निर्माण कैसे होता है इसमें, वो और पित्त कौन किस प्रकार से कार्य करते हैं वो देखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लीवर, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब इसमें देखोगे कि किस प्रकार से फैट, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टिक एसिड्स इनके मेटाबॉलिज्म्स होते हैं एट फर्स्ट, और कुछ टर्म है याद रखिएगा। एट फर्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस, ये लीवर में कंप्लीट हो रहा है, इसमें हार्मोन नो डाउट सपोर्ट करने, बट मैं लीवर के फंक्शंस में हार्मोन के नाम नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मली लीवर में पूरा हो रहा है, ये क्लियर। और ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज breakdown in the influence of hormone inside liver, और ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में और कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है इसमें जस्ट ऑपोजिट ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो वाइस वर्सा फंक्शन हो रहा है, तो इसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तीसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें देखो टर्म ग्लूको याद रखना। ग्लूकोनियोजेनेसिस में नॉन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, जैसे कि फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, ये भी नीड के अकॉर्डिंग ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी बहुत नीड है ग्लूकोज का, तो उस समय हमारे बॉडी में फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और फोर्थ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एक वर्ड का फर्क है इसमें, ग्लूको और ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बन जाते हैं जिसके कारण अपने को पेन होता है, दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ऐसा होना जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो चार टर्म है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्शन वाइस वर्सा, ग्लूकोनियोजेनेसिस फैटी एसिड एमिनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्शन, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस लैक्टिक एसिड का कन्वर्शन ग्लूकोज में। ओके, अब लीवर के अदर फंक्शंस उसे देखो। लीवर के दूसरे फंक्शंस में अब तक जो आपने पढ़ा है अपने टॉपिक में उन सारे पॉइंट्सों को याद रखें। आपने पढ़ा है कि लीवर जो होता है वो एंटीकोगुलेंट हिपेरिन रिलीज करता है, जो अब तक अपने पूरे टॉपिक में कहीं कहीं पढ़ा है। तो लीवर
जो है वो हिपेरिन प्रोड्यूस करता है, हिपेरिन प्रोड्यूस, यानी हिपेरिन का निर्माण करता है, यानी हिपेरिन का जो निर्माण है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारे बॉडी के कुछ अदर सेल भी कभी कभी नीड के अकॉर्डिंग हिपेरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मास्ट सेल, बेसोफिल सेल, ये जो सेल होते हैं ये भी स्लाइट अमाउंट ऑफ हिपेरिन प्रोड्यूस, यानी ये भी कम मात्रा में हिपेरिन को बना सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। इसके बाद सेकंड बात करते हैं कि ये जो होता है हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसको भी फॉर्म करते हैं। तो सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर फॉर्म्ड। अब कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को फॉर्म करते हैं? तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ, ये जितने भी नाम लिखा मैंने, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ, इन ब्लड क्लॉटिंग को फॉर्म करता है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जिनका नाम मैंने लिखा है, ये लीवर में बनता है, ये लीवर में बनता है, तो दे फॉर्म इनसाइड लीवर। नेक्स्ट, सम विटामिन्स स्टोर इन लीवर। लीवर में कुछ विटामिन संचित रह सकते हैं। कौन कौन से विटामिन है? तो आप जानते हो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स में जैसे 4 होते हैं, ए, डी, ई, के, ये चारों लीवर में रहेंगे। इसके अलावा एक दूसरा विटामिन है विटामिन B12, ये भी लीवर में रहेगा। तो ए, डी, ई, के, और ये चारों तो फैट सोल्यूबल है, लेकिन ये फैट सोल्यूबल नहीं है, लेकिन ये भी लीवर में रहेगा, विटामिन B12। तो ये जो होते हैं लीवर में डिपॉजिट रहते हैं। फोर्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयरन लीवर में डिपॉजिट, लीवर में स्टोर रहते हैं, लीवर में स्टोर रहते हैं, यानी ये सब लीवर में रह सकते हैं स्टोर फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयरन, ये सब रहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करेगा। तो ये जैसे कोई भी पॉइजन होता है उसके अगेंस्ट डिटॉक्सिफाई कर सकता है। तो स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉइजन, स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉइजन, अगर कोई थोड़ी बहुत मात्रा में पॉइजन चला भी गया तो डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन बाय लीवर, लीवर इसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। और हद से ज़्यादा अगर पॉइजन चला गया तो फिर मुंह में झाग बनने लगते हैं, क्योंकि वो फिर उसको बाहर प्रेशराइज फॉर्म में निकालते हैं, तो ये एक अलग फंक्शन हो जाता है। अदरवाइज हल्का फुल्का अगर बहुत ही कम अमाउंट में पॉइजन है तो बॉडी को पता भी नहीं चलता है और ये डिटॉक्सिफाई करने का पावर ये रखता है। अब बात करते हैं इसके बाद हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, बच्चों आप जानते हो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर ब्लड बनाता है, बट आफ्टर बर्थ बोन मैरो बनाता है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड यानी आरबीसी फॉर्म करता है, तो हीमोपोएसिस कहते हैं, यानी ब्लड को फॉर्म कर रहा है। आरबीसी होता तो इरोथ्रोपोएसिस कहते हैं, पूरा ब्लड बना रहा है इसलिए हीमोपोएसिस कह रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होते हैं, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड फॉर्म बाय लीवर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में
लीवर के द्वारा ब्लड फॉर्म किया जाता है, इसे हीमोपोएसिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद और क्या करता है। तो ये जो होता है ये कई सारे फूड प्रोडक्ट जो हम खाते हैं उसमें से वो विटामिन ए को फॉर्म कर सकता है। जैसे हम गाजर खाते हैं तो गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, तो बीटा कैरोटीन को के रूप में हम गाजर को खाते हैं। कैरोट गाजर बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर देगा विटामिन ए के फॉर्म में। तो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट इनटू विटामिन ए, तो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का पावर किसके पास है? लीवर के पास है। और बीटा कैरोटीन किसके पास पाया जाता है? कैरोट में, यानी गाजर में ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगर हम गाजर खाते हैं तो विटामिन ए हमारी बॉडी को मिलता है, बट विटामिन ए को कन्वर्शन करने का पावर किसके पास है? लीवर के पास है। अब कुछ अदर फंक्शंस। अब बच्चों इसमें एक हार्मफुल प्रोसिक एसिड्स अगर कभी कभी ये बन जाए तो हार्मफुल प्रोसिक एसिड को ये कम हार्मफुल चेंज इनटू पोटेशियम सल्फोसाइनेट, ये जो होता है ये कम हानिकारक होता है। तो जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है उसे कम हानिकारक यानी लेस हार्मफुल के रूप में ये कन्वर्ट कर देता है, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट के रूप में ये कन्वर्ट कर देता है। यानी हार्मफुल प्रोसिक एसिड चेंज इनटू पोटेशियम सल्फोसाइनेट, और ये हमारे बॉडी में रह सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं तो ये काम करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड को प्यूरिफाई करने में, यानी हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण रक्त का। तो जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन में ये वर्क करता है। इसके बाद बात करें तो ये जो हमारा लीवर है ये आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, यूरिया को फॉर्म करता है। तो यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन साइकिल के सपोर्ट से। तो यूरिया का फॉर्म या यूरिया फॉर्मेशन पूरा लिख देते हैं। यूरिया फॉर्मेशन ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होगा? लीवर में। तो यूरिया का निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन यूरिया का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। इसके बाद जैसे कि इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेजर साइट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, मेजर साइट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन का मेजर साइट है बहुत ही। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बताया था स्टोमक के रीजन पे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट में। तो डाइजेशन अलग है, ये ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन कहाँ पर हो रहा है। इसके बाद जैसे नॉर्मल बात करते हैं कि इसके और क्या वर्क है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बना सकता है जो हमारे प्लाज्मा में बने रहते हैं, प्लाज्मा के फंक्शन को। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से लीवर के बहुत सारे वर्क हैं, मेन यहाँ है वो याद रखिएगा, 1 मिनट में रिकॉल कर लें। ग्लाइकोजेनेसिस टर्म, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके बाद लीवर में हिपेरिन का फॉर्मेशन, साथ में ये सारे ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉटिंग में नाम फिक्स है, 1st, 2nd, 5th, 7th, 9th, 10th। और सम विटामिन स्टोर रहेगा ADK के रूप में, ये फैट सोल्यूबल है, और विटामिन B12 अलग से हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, आयरन वगैरह जो भी है इसके अंदर डिपॉजिट रहेंगे। स्लाइट अमाउंट में पॉइजन को डिस्टॉक्सिफाई कर सकता है। हीमोपोएसिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। बीटा कैरोटीन गाजर में होते हैं, उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। हार्मफुल प्रोसिक एसिड को चेंज इनटू पोटेशियम सल्फोसाइनेट में चेंज करता है। प्यूरिफिकेशन ब्लड में उसमें हेल्प करता है। यूरिया फॉर्मेशन ऑर्निथिन साइकिल के फॉर्म में यहीं पर होता है। मेजर साइट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन यहीं होता है, प्रोटीन का टूटना, एंड प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन ऑल्सो। तो इस तरह से इसके बहुत सारे वर्क हैं, और इन वर्क में ये हमारे बॉडी को एक नॉर्मल एक्टिविटी देता है। इस कारण से लीवर को हमारे शरीर का बायोकेमिकल लैब कहते हैं, बायोकेमिकल लैब। और ये जो लीवर है ये जो है हिंदी में से जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, और ये बायोकेमिकल लैब के फॉर्म में, यानी इसमें बहुत सारे वर्क रात दिन हो रहे हैं और हमारे बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो अब तक नहीं बताया, वो अलग पॉइंट्स है, जो
इसमें लीवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है बाइल फॉर्म करना, क्योंकि अभी मैंने बताया था हेपेटोसाइटिक सेल बाइल फॉर्म करते हैं, तो हेपेटोसाइट या हेपेटोसाइटिक सेल्स का बाइल फॉर्मेशन, तो लीवर जो होता है, लीवर से बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर में होगा और स्टोर होगा जाकर के गॉल ब्लैडर में। तो ये अगले टॉपिक में बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर और लीवर किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और किस प्रकार से स्टोर रहते हैं। ओके।